वे लोग सुर्खियों में उछाले नहीं गए, जिनके कभी जुलूस निकाले नहीं गए। गरहते हैं आफताब उन्हीं बस्तियों के लोग, जिन बस्तियों को छूने उजाले नहीं गए। यूपीआईडी के प्रेसिडेंट श्रीमती शिप्रा शुक्ला जी, दुनिया के अनेक देशों से आए प्रतिनिधिगण, देश विदेश से आए बायर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े साथी और भारी संख्या में पधारे हुए बुनकर और कारीगर बहनों और भाइयों। मेरी माता जी वो मिलिट्री बैकग्राउंड से आती थी। मेरे नाना फ्रीडम फाइटर थे, सुभाष चंद्र बोस के साथ वो आईएनए में थे। शुरू से ही हम लोग बहुत एक्टिवली रहे, तो इंक्लिनेशन तो खूब था। कई बार पिताजी भाषण नहीं देते थे तो कई बार हम लोग भी अपना हाथ आजमा लेते थे मंच पे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो हिस्ट्री रही थी कि हर 5 साल पे सरकारें बदलती थी। भैया जी कहते थे कि तवा पे जो रोटी है वो बदलते रहना चाहिए। ये क्या कारण है कि पुनः 2022 में वही सरकार रिपीट होती है और अच्छे मेजॉरिटी के साथ? कि जब महिलाएं कमाएंगी तभी एक भारत श्रेष्ठ भारत हो पाएगा, तभी आत्मनिर्भर भारत हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में 2.5 लाख परिवारों की महिलाओं की ऐसी हमारे घर की बेटी, हमारे घर का अभिमान, हमारा मान शिप्रा शुक्ला जी, आपको आज के इस कार्यक्रम के सफल आयोजन की मैं अपने उद्बोधन की शुरुआत में ही अभिनंदन देती हूँ। कृतज्ञता का भाव आपके सम्मुख अर्पित करती हूँ। उत्तर प्रदेश डिजाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट की चेयरपर्सन शिप्रा शुक्ला जी, फिर मैं बधाई दूंगा शिल्पा जी को भी और उनकी सारी टोली को। आपको शायद इस बात का एहसास है कि नहीं कि आप एक ही समय में एक से कई अधिक अनेकों दायित्व निभा रहे हैं। मोदी जी ने लॉकडाउन में भी सबको घर पर मुफ्त राशन भेजने की व्यवस्था की। यहाँ बहुत सारे ऐसे कारीगर बुनकर हैं जिनको हम सब ने किसी न किसी समय में राशन की भी व्यवस्था की, उनके लिए हर पल खड़े रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज का यह पॉडकास्ट मेरे लिए बहुत ही विशेष है। और वो केवल इसलिए विशेष नहीं है क्योंकि हमारे जो आज गेस्ट हैं यहाँ पे वो बहुत विशेष हैं, बल्कि जो उनकी पर्सनालिटी है, मल्टी फैसेटेड पर्सनालिटी, और जो मल्टी टैलेंटेड बहुआयामी व्यक्तित्व है। और जब उसके बारे में आप सुनेंगे तो आप खुद ही महसूस करेंगे कि इतने सारी चीज़ों को एक साथ समेटे हुए, और वो भी इस एज में, तो वो जो हमारे यंग दर्शक आज देख रहे होंगे उसके लिए इंस्पिरेशन का काम करेगा। जब मैं इनका नाम लेता हूं तो मैं 2004 के कुंभ में पहुंच जाता हूं उज्जैन में, जब मैं वहां का डीआईजी था। और तो शिप्रा नदी के तट पे लाखों लाख 10 लाख से ज़्यादा लोग पहुंचे थे। और जैसा कि पुराण में लिखा गया है कि जब अमृत मंथन हुआ तो उसकी एक बूंद, अमृत का एक बूंद वहाँ शिप्रा नदी में गिरा था, और इसी वजह से वो इतना पावन है। और बड़ी शीतलता, वही पावन, वही स्पिरिचुअलिज्म जब आज हम बात करेंगे तो शिप्रा जी में भी है। तो शिप्रा जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। आपने शिप्रा नदी का नाम लिया तो मेरे पिताजी उज्जैन गए थे। पहले मेरा नाम श्रृंगारिका होता था, बट शिप्रा नदी का नाम भी शिप्रा इसलिए था क्योंकि उसकी गति क्षिप्र थी। तो मैं बहुत तेज चलती थी, बहुत जल्दी चलने लगी, तो मेरे पिताजी ने नदी के नाम पर ही क्षिप्रा नदी रखा। वाह, तो ये मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं एक ये कनेक्शन हो गया क्योंकि मैं वहाँ डीआईजी रहा हूँ शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन में ही, और मैंने कुंभ भी कराया था। अरे वाह। तो शिप्रा जी, मैं अपने मुंह से कुछ कहूँ तो मैं चाहूँगा कि दर्शकों को आप अपनी पारिवारिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा बताइए, ताकि वो समझ सकें कि जो मैंने चर्चा शुरुआत करी थी वो क्यों किया था। मेरे पिताजी राम कुमार शुक्ला लखनऊ से 3 बार विधायक रहे, कोऑपरेटिव्स में चेयरमैन रहे 1989 से 3 बार, लेकिन वो भी पहले राजनीति में नहीं थे, पहले वो LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर थे। मेरी माता जी वो मिलिट्री बैकग्राउंड से आती थी। मेरे नाना फ्रीडम फाइटर थे, सुभाष चंद्र बोस जी के साथ वो INA में थे, तो वैसे ही क्रांतिकारी थी। और
मेरे फादर ब्राह्मण और मेरी मदर लैंसडाउन की हैं, तो उस समय उन्होंने लव मैरिज की थी। तो हम लोग पापा से कहते हैं आप 40 साल पहले आपने काफ़ी क्रांतिकारी काम किया था पर तो वहाँ से शुरुआत हुई। और मेरे पिताजी ने भी LIC से रिज़ाइन किया और वो तब भाजपा से चुनाव लड़े जब पूरे उत्तर प्रदेश में 16 MLA भाजपा के होते थे। कल्याण सिंह जी के संपर्क में आया, उनका सानिध्य रहा और कल्याण सिंह जी की फैमिली से भी और उनसे भी हमारी बहुत प्रॉक्सिमिटी भी रही। 3 बार विधायक रहे। तो दूसरे वाले में तो ये मंदिर का जब वो हुआ, मस्जिद डिमोलिशन हुआ अयोध्या में, उसके बाद का चुनाव था। तो हम लोग ABVP में थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जैसे कहते हैं ना ऑटो मोड पे। तो जो भाजपा का है उनके बच्चे ABVP में रहेंगे ही रहेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में थे और हम लोग लगातार काम करते रहे। हाँ, बीच में बहुत बड़ा पॉज हुआ। 15 साल BJP आउट ऑफ पावर रही और सपा और बसपा ऑल्टरनेट अरेंजमेंट पे बार बार आते रहे। और यूपी का कभी इतिहास ऐसा रहा नहीं कि एक ही सरकार रिपीट करे, तो ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट रहा। जहाँ तक एजुकेशन की बात है तो हमने जर्नलिज्म एंड मास कॉम से PG किया था और हमने टॉप किया। 5 साल टाइम्स ऑफ इंडिया में रहे। हिस्ट्री में रुचि थी तो हमारे रिश्तेदार भी थे वहाँ, HOD कहने लगे तुम्हें कुछ पढ़ लेना चाहिए, तो सबने कहा सिविल सर्विसेज की तैयारी करो। तो इस चक्कर में हिस्ट्री में PG हो गया। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया में 5 साल रहने के बाद मुझे लगा कि शायद जितना थ्रिल मुझे चाहिए था उतना जर्नलिज्म में थ्रिल नहीं है। तो हम लोगों ने एक NGO बनाई कि हम लोग इससे कुछ सोशल सर्विस करेंगे। तब मुझे लगा, मेरा डिज़ाइन इंक्लिनेशन भी था, तब मैं निफ्ट दिल्ली आ गई और हमने यहाँ से भी हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट में कोर्स किया। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। तो आपने MA में टॉप किया, हिस्ट्री में, मास कम्युनिकेशन में, उसके बाद आपने निफ्ट से भी पढ़ाई करी। हाँ, 15 साल हमने एक्सपोर्ट भी किया। तो इंग्लिश में एक जो कहावत है कि वियरिंग मैनी हैट्स, तो आपने इतने सारे हैट्स पहने और उन सब हैट्स के बाद फिर आप राजनीति में आ गए। तो ये राजनीति, यद्यपि कई, एक जॉन बकानन का भी कहना है कि आई लाइक द नॉइज ऑफ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी की जो आवाज़ है वो सबको कहीं ना कहीं अपील करती है। तो उस मायने में तो राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आपका पदार्पण कैसे हुआ? पॉलिटिक्स हैज़ बीन वेरी क्लोज टू माई हार्ट फॉर द सिंपल रीज़न कि हम 9वीं में थे जब मेरे पिताजी पहले इलेक्शन लड़े थे और हम लोग डोर टू डोर कैंपेन करते थे। तब ये सोशल मीडिया नहीं था, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक नहीं था और पोस्टर और बैनर ही एक माध्यम होता था अपनी आवाज़ पब्लिक तक पहुंचाने के लिए। तो हम लोग जनसंपर्क अभियान करते थे और शुरू से ही हम लोग बहुत एक्टिवली रहे। तो इंक्लिनेशन तो खूब था। कई बार पिताजी भाषण नहीं दे देते तो कई बार हम लोग भी अपना हाथ आजमा लेते थे मंच पे। लेकिन क्योंकि बीच में BJP का पॉज रहा तो हम लोग भी एक्सपोर्ट का काम करने लगे और उसमें मज़ा भी आ रहा था। लेकिन जब 2017 में थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ BJP आई तो पापा के 1-2 दोस्त भी थे, वो बोले कि शिप्रा को वापस बुला लो, उसको कुछ कराते हैं। तो मेरे पिताजी ने भी मुझसे बोला कि तुम वापस आ जाओ। तो आई सेड कि नहीं, आई एम एक्सपोर्टिंग एंड आई एम अर्निंग गुड मनी, आई विल नॉट कम। बट ही सेड कि हमने बहुत मेहनत करी है और बहुत स्क्रैच से करी है, तो उसको ज़ाया मत होने दो, तुम वापस आओ। तो दैट्स हाउ आई केम बैक एंड दिस हैपेंड। और हम UPIDR के चेयरमैन बने। उस समय संस्थान 4 कमरों में चलता था, 3-4 एम्प्लॉयज़ थे, वो भी एडिशनल चार्ज पे थे। सो फ्रॉम देयर वी हैव टेकन UPID टू अ 11-acre campus now, working in almost 35 districts with a close association with the artisans and weavers now. शिप्रा जी UPIDR की चेयरपर्सन भी हैं और उन्होंने UPIDR को जिन आयाम तक पहुंचाया है उसे पूरे देश ने देखा है और हम इसके बारे में आगे चर्चा भी करेंगे। तो आप बिल्कुल परिपक्व होकर जिसे कहते हैं तब आपने राजनीति में प्रवेश किया, क्योंकि उसके पूर्व आपकी विरासत तो थी राजनीति में, लेकिन आपने एजुकेशन के जो सारे मापदंड थे उसको पूरा किया, एक्सपोर्ट भी किया, खुद का व्यवसाय भी किया। तो सारी चीज़ें, सारी रास्ते तय करने के बाद फाइनली आप राजनीति में आई। तो मैं राजनीति का ही एक सवाल आपसे पूछूंगा कि आखिर क्या कारण है कि 1991-92 के आसपास जब भाजपा की सरकार बनी थी वहाँ उत्तर प्रदेश में, उसके बाद 92 में जब सरकार भंग हुई तो उसके बाद एक लंबा अंतराल आया, फिर 3 चीफ मिनिस्टर बने 2002 तक। फिर 2002 के बाद अल्टरनेट दूसरी सरकारें आती रही और 2017 तक भाजपा की सरकार वहाँ नहीं आ पाई, जबकि उत्तर प्रदेश में उसके पहले ऑलरेडी उनकी काफ़ी जड़ें मजबूत हैं। तो आखिर क्या कारण था कि 17 साल तक भाजपा वहाँ पुनः सरकार में सत्ता में नहीं आ पाई?
उसके मेरे ख्याल से 2 कारण थे। हम लोग ज़्यादातर जाति व्यवस्था में भी बहुत पड़े और वहाँ पे भी ऐसे ही ऑल्टरनेट अरेंजमेंट रहा। एक बार समाजवादी पार्टी की सरकार आती थी तो अगली बार बसपा की। तो जब पब्लिक सपा से परेशान हो जाती थी तो बसपा ले आती थी, जब बसपा से परेशान होती थी तो सपा को ले आती थी। भाजपा ने बहुत मेहनत करी इस बीच और 2017 में बीजेपी लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ 2/3 मेजॉरिटी के साथ आती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो काम था 2014 से मोदी जी को जो लोगों ने देखा था, लोगों को लगा कि जो पीएम साहब देश में कर रहे हैं वो हमारे प्रदेश में भी करेंगे और यही कारण था कि इन दोनों को धता बताते हुए पब्लिक ने थंपिंग मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी को 2017 में जिताया। 2017 में जैसा कि आपने बताया कि सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है कि बड़े लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ बीजेपी गवर्नमेंट आई थी। और ये भी सही है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो नीतियां थी उस समय, खास करके 2014 के बाद जो भारत की एक तस्वीर लोगों के सामने आई, जो एक मॉडल लोगों के सामने आया, विकास का भी मॉडल आया, शायद उसका काफ़ी योगदान रहा। संगठन के स्तर पे भी बहुत सारे कार्य हुए उत्तर प्रदेश हाँ, में। संगठन में भी हमारा संगठन बहुत ही पुरजोरी से साथ भी खड़ा रहा। बूथ मैनेजमेंट हुआ। भाजपा हमेशा कहती थी एक बूथ 10 यूथ, मतलब एक बूथ पे कम से कम 10 लोग कार्यकर्ता होना चाहिए, तब हम स्ट्रेंथन हो पाएंगे। तो भाजपा का हमेशा फोकस 2 ही 3 चीज़ों पर मेनली रहा। एक तो अपने बूथ को मजबूत करना, अपने वोटर को निकालना और वोटर को बढ़ाना। ये भाजपा की हमेशा से ही एक कोर स्ट्रेंथ रही है और यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी को दूसरी पार्टियों से अलग भी करती है और मजबूत भी करती है। एक चीज़ और बहुत महत्वपूर्ण है कि 2017 में तो भाजपा सरकार आ गई, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो हिस्ट्री रही थी कि हर 5 साल पे सरकारें बदलती थी। लोहिया जी कहते थे कि तवा पे जो रोटी है वो बदलते रहना चाहिए। ये क्या कारण है कि पुनः 2022 में वही सरकार रिपीट होती है और अच्छे मेजॉरिटी के साथ? हम लोगों ने भी बचपन में खूब दंगे देखे हैं। हम लोग के घर पे 2-3 बार अटैक हुआ जिसको मेरे फादर ने सरवाइव किया। हम लोग छोटे छोटे थे, कैसे बचे हम लोगों को भी नहीं पता। तो जो प्रदेश की जनता थी उसके पास उस समय इतना बीजेपी स्ट्रांग विकल्प में रूप में शायद दिखी नहीं कि वो इन लोगों से निपट सके। तो यही कारण था कि सपा बसपा रिपीट करती रही। लेकिन जब 2014 में प्रधानमंत्री जी आए, लोगों ने उनके काम को देखा, गुजरात में उनके काम को देखा, तो पब्लिक वाज वेरी मच इंस्पायर्ड कि शायद यूपी का भी फ्यूचर कुछ बदल सकता है। एक टाइम था कि जब यूपी में इतना दंगा होता था, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन इतना ख़राब था, सपा तो बदनाम ही थी कि वो क्रिमिनल्स को संरक्षण देती थी। तो बीजेपी के लिए पीएम साहब तो एक थे ही थे, पब्लिक के लिए भी मोदी जी एक बहुत बड़ी होप थे। तो यही कारण था 2017 में बीजेपी के आने का और रिपीट करने का भी यही कारण था कि जो बीजेपी ने 2017 में से योगी जी ने जो काम किए, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को सुधारा, महिलाओं को सिक्योरिटी दी, बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स को ले, करप्शन के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति आई, तो ही केम अप विद अ वेरी प्रॉमिसिंग चीफ मिनिस्टर एंड विद मोदी जी एज अ प्राइम मिनिस्टर एंड योगी जी एज अ चीफ मिनिस्टर। लोगों को लगा कि ये हमारी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं और यही कारण था कि 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्त विजय पाई। एक सकारात्मक राजनीति का एक उदाहरण उत्तर प्रदेश बहुत सबके सामने रहा है कि कैसे गवर्नमेंट रिपीट होती है, उसके कारण भी क्या है। आप देखिए ना, पहले कितना ऑर्गेनाइज क्राइम था। आप मध्य प्रदेश में रहे लेकिन आप तो पुलिस में रहे। मुख्तार अंसारी, डीपी यादव, अतीक अहमद, एक लंबी फहरिस्त थी ऐसे क्रिमिनल्स की कि जो जेल में रहकर भी अगर रहे तो वहाँ से भी उन्होंने पूरा अपना कॉकस चलाया। और सपा की सरकार में तो जेल में भी नहीं रहे, वो बाहर भी रहे, तो उन्होंने अपनी एक पैरेलल सत्ता चलाई। लेकिन जब योगी जी आए और मोदी जी यहाँ पीएम थे, तब आप देखेंगे मुख्तार अंसारी भी ख़त्म है, अतीक अहमद भी ख़त्म है, डीपी यादव का वर्चस्व भी ख़त्म है। तो जो भी ये जो गुंडा राज था, जो ऑर्गेनाइज क्राइम था, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। अब इतनी पॉपुलेशन में थोड़ा बहुत तो क्राइम होएगा ही होगा, होता ही है, इनएविटेबल। लेकिन जो ऑर्गेनाइज क्राइम था वो एकदम जड़ से खत्म, जो बाहुबली कहे जाते थे वो सब खत्म कि भाई तुम यहाँ का बिजनेस करोगे तो रंगदारी दोगे, तुम अपहरण हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें अब खत्म हो गई हैं। तो दिस हैज इंस्पायर्ड पब्लिक। प्रत्येक नागरिक के लिए जो उसकी अपनी सुरक्षा है, लिबर्टी है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और इस क्षेत्र में अगर सरकारें काम करती है तो बाकी जगहों पे भी तरक्की होती है। मेरे फादर खुद एक क्रिमिनल था, उसके अगेंस्ट इलेक्शन लड़े थे, अरुण शंकर शुक्ला, और हम लोग कैंपेन के लिए जाते थे तो हम लोग के झंडे ही नहीं लगते थे। तो वहाँ पे वो जाता था और वो कहता था कि हम वोट आपका दे देंगे, आप मत आइएगा। तो पब्लिक इतना थ्रेटेंड थी। बट लेकिन हमारे 16 बूथ लुट गए, तब तो आपको ध्यान होगा कितना
बूथ लूटते थे, लूटने लोग की लूट लेते थे। का- बैलेट पेपर से चुनाव होता था। आज पब्लिक सारे ऑपोजिशन वाले कहते हैं जी बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, नहीं। इसीलिए कहते हैं कि वो लूटना आसान होता है। It नहीं, becomes बैलेट easier। पेपर का भी चुनाव हमने करवाया है और ईवीएम से भी करवाया है। बहुत आकाश पाताल का फर्क है। बहुत बैलेट फर्क है। पेपर में जितनी धांधलियां वे और- कह रहे हैं वो लूटना आसान है ना, ईवीएम को बहुत- लूटना जी, आसान नहीं है। जी, बिल्कुल मैं इससे 100% सहमत तो हूँ। पहले क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स में भी था, अब जी। वो धीरे धीरे खत्म हो गया है। शिप्रा जी, आप इतने सारी हैट्स तो पहनती हैं, लेकिन जो सबसे मूल चीज़ है कि वो आप एक महिला भी हैं और आप एक सशक्त महिला हैं और सशक्तिकरण के लिए काम भी कर रही हैं। बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि सरकार ने भी बहुत सारे ऐसे स्कीम्स बनाए हैं जो महिला सशक्तिकरण के लिए हैं। खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत सारे महिला के ऊपर, और वो जो उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस प्रकार की बहुत सारी स्कीम्स आई हैं। तो क्या आप दर्शकों को ये बताएंगी कि महिलाओं के लिए विशेष करके जो सरकार क्या कर रही है, कौन सी स्कीम्स है? अब आप देखिए ना, पीएम साहब को लगा कि औरत की आंख में धुआं लगता है तो उन्होंने उज्ज्वला योजना दे दी। लेडीज़ के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उनकी आइडेंटिटी। जब पीएम साहब जनधन योजना लेकर आए थे तो लोग कहते थे अरे ऐसा क्या कमाल हो जाएगा, क्या करोड़ों रुपए खाते में आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उनका खाता उनके नाम पे होने लगा। आज जो सब्सिडी जा रही है, जो चाहे उज्ज्वला योजना की सब्सिडी हो या किसी ओडीओपी वीएसएसवाई की सब्सिडी हो, वो सब उनके खाते में जाती है। दैट इज़ देयर ओन मनी। वरना वो बेचारी कभी आटे के कनस्तर में पैसा रखती थी, किसी का हस्बैंड पीता पाता था तो मारता पीटता था और पैसा छीन लेता था। फीमेल के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आइडेंटिफिकेशन की। जब हम शादी करते हैं तो सबसे पहले तो हमारा सरनेम ही चेंज हो जाता है। तो कई बार हम लोग को भी लगता है हम क्यों अपना सरनेम चेंज करें। If I am Shukla, I'll remain as Shukla. Why shall I become Sharma if I am married some Sharma? If my husband is Sharma. पता चला आप पूरा कागज़ चेंज करेंगे, बहुत सारी चेंज करेंगे। तो जब भी हम लोग किसी फीमेल से मिलते हैं तो भले वो हाउसवाइफ हो या वर्किंग, सबको अपनी आइडेंटिटी चाहिए होती है। लेकिन समय के साथ क्या होता है, वो बच्चा पैदा करती हैं, माँ बनती हैं, तो उनके लिए प्रायोरिटी फैमिली हो जाती है और कैरियर पीछे चला जाता है। लेकिन आप देखिए ना, पीएम साहब ने पीएम आवास दिए, महिलाओं के नाम पे दिए। आदमी घर से क्या निकालेगा, अब तो औरत ही हम देखते हैं कहती जाओ तुम घर से निकल जाओ, पीते हो तुम तो तुम घर के बाहर जाओ। तो राशन कार्ड महिला के नाम पे। तो जहाँ फीमेल्स की आइडेंटिटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी, वहाँ पीएम साहब ने हर जगह महिला को उसकी अपनी एक पहचान दे दी, उसका खाते पे नाम दे दिया, हर चीज़ पे उसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई। हम लोग भी जब मिलते हैं तो पहले हम लोग को लेडीज़ किचन में ऐसे बुलाती थी कि पीछे आएंगी। तो फीमेल होने के साथ हमारे लिए पेनिट्रेट करना आसान होता है। मान लीजिए मेल मेंबर्स जाते हैं तो घर में मेल नहीं है तो लेडीज़ दरवाज़ा नहीं खोलेंगी। तो बट हमने इसका एडेड एडवांटेज लिया कि हम लोग जा रहे हैं, घर में मेल मेंबर नहीं है तो हम किचन तक हम जा सकते हैं। यही हम अपने फादर के चुनाव में करते थे। तो वो किचन में हमको पीछे से बुलाती थी कि हमारे लिए दीदी बताइए ना हम क्या करें, हम कैसे कमाएं। तो हम लोग जाते थे तो देखते थे कि वो मान लीजिए कोई मिट्टी का काम करता है तो वो पीछे से काम करती थी, वो कभी फोरफ्रंट पे आके उन्होंने काम नहीं किया। आरी जरदोजी का काम हो रहा है तो हस्बैंड्स बाहर कर रहे हैं, वो पीछे अंदर काम करती हैं। हम इंडस्ट्री चलाते थे तो मैंने कई बार देखा कि फीमेल्स आर नॉट पेड इक्विवेलेंट टू द मेन। जिस काम का आदमी को 10,000 मिलता है, सेम काम का लेडी को 5,000 रुपये मिलता है। एंड दैट इज़ अ फैक्ट। ये आज भी होता है, बहुत सारे फैक्ट्री वाले ऐसा करते हैं। तो फीमेल्स को पैसा चाहिए था, एक अच्छे तरीके से पैसा चाहिए था जिससे कि वो अपनी फैमिली और अपने काम के साथ बैलेंस कर सके। हर फीमेल के लिए अलाउड भी नहीं होता, ना वो जा भी पाती है कि घर के बाहर जाए। लेकिन जब ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और वीएसएसवाई जैसी योजनाएं आई, फीमेल्स को एक बहुत होप दिखी। हम लोगों ने जब शुरू में प्रशिक्षण गांव में कराना शुरू किया तो हम लोग, औरतें जल्दी बाहर ही नहीं आती थी। उनको लगता था कि शायद उनका एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा या कोई उनका पैसा मार लेगा, क्योंकि पिछली सरकारों में ऐसा ही होते हुए आया था। आपको ध्यान होगा राजीव गांधी कहते थे कि इतना रुपए सेंटर से चलता है और पहुँचते पहुँचते 5% बचता है। तो उनको लगता था कि हमारा पैसा हमको शायद मिलेगा नहीं। तो वो एक ट्रस्ट लेवल गवर्नमेंट में नहीं था। लेकिन हम लोग के लगातार काम करने से, उनके साथ बैठने से उनका हम पे भरोसा हुआ। और जहाँ हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में महिलाओं की सहभागिता मुश्किल से 20% होती थी, आज 100% के करीब करीब है। तो इसलिए आप हम लोग की जितनी वीडियोज़ या हम लोग की ट्रेनिंग रिलेटेड प्रोग्राम्स देखेंगे तो उन महिला, आप खुद देखेंगे कि इतने बड़े हॉल में एक छोटी सी जगह में आदमी बैठे रहते हैं, सारी लेडीज़ बैठी रहती हैं। तो जो औरतें घर से नहीं निकलती थी वो भी 10 दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम में निकलती है। तो उनको समझ में आता है कि हम बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, हम घर पे टूल किट लेके जाएंगे, हम थोड़ा काम करने लगेंगे। तो हम लोग महिलाओं से कहते हैं कि
कमाने का मतलब हस्बैंड से लड़ लेना नहीं है। आप अपने हस्बैंड से ऐसा कहिए कि हम 2 बच्चे की फ़ीस आप अकेले कैसे देंगे, तो एक बच्चे की फ़ीस बोलो ना कि हम देते हैं। योर हस्बैंड विल फील गुड अबाउट इट। तो फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि हम अगले दिन ससुराल में झगड़ा कर लें और सास से भी झगड़ा कर लें, बच्चे को रोता कलपता छोड़ के चले जाएं। बट नाउ एवरी फीमेल whom we are nurturing, so they come up with a thought process कि we will support our families. फादर हैं तो हम साथ में रहेंगे। मैंने कहा किसी किताब में थोड़ी लिखा है कि आदमी कमाएगा और औरत खाली आराम से बैठ के खाएगी। तो इस थॉट प्रोसेस के साथ गवर्नमेंट ने खूब काम किया और योगी जी की जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और VSSY जैसी योजनाएं गेम चेंजर हुई, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, वो लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के साथ साथ पैसा कमाने लगी, फ्री एग्जीबिशंस मिलने लगी जहाँ वो अपने सामान को बेचने लगी। और बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ हम लोग के पास हैं कि जो औरतें महीने का 3,000 नहीं कमा पाती थी, आज उनके पास 2-2, 3-3 करोड़ का टर्नओवर है। इट इज़, हम आपसे जब बात कर रहे थे आरती राणा, उसका पूरा सामान ट्राइफेड खरीदता है। वो तो अब इतना सामान बना भी नहीं पाती। अभी हम कुछ दिन पहले गए, बोली दीदी 20 लाख ऑर्डर हमें 3 महीने में पूरा करना है और अगर हम जैसे ही ख़त्म करेंगे वो हमें 20 लाख ऑर्डर फिर दे देंगे। तो जो एक समस्या थी कि देयर वाज नॉट अ मीडियम टू कनेक्ट देम विद द मार्केट, अब वो ख़त्म हो गया है। वो सामान बनाते हैं और गवर्नमेंट ने एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ वो अपना सामान बेच सकते हैं। तो जो औरतें घर में रहकर काम करना चाहती थी नौकरी से अलग, तो वो बहुत बड़ी संख्या में एम्पावर हुआ। और यही कारण था कि 2022 में बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया। और मैं ऐसा मानती हूँ कि महिला इज़ अ सीरियस वोटर एंड आई थिंक नाउ एवरीबडी नोज इट। nobody can buy them from money, nobody can buy them in exchange of alcohol or something. हाँ, वो दे आर प्रॉमिसिंग। अगर वो सोच लेंगे आपको वोट देना है तो चुपचाप अपने हस्बैंड को बताए बगैर भी वोट दे देंगी। मैं कितनी मुस्लिम लेडीज़ को जानती हूँ जो 3 तलाक से खुश थी और मेरे पास उसकी वीडियोस भी हैं, और वो कहती कि जो भाजपा ने हमारी इज्जत रखी वो किसी ने नहीं रखी, मैं अपने हस्बैंड से लड़ के मैं भाजपा को वोट दे के आई हूँ। आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है और ख़ास करके जो महिलाएं इस कार्यक्रम को देखेंगी वो इस बहुत सारी चीज़ें उनको क्लियर भी हो जाएंगी और लाभान्वित भी होंगी। और एक आपने बड़ा सकारात्मक और पॉजिटिव जो नुआंसेस हैं वो आपने बताया कि ये सब सारी स्कीम्स कैसे उनको हेल्प कर रही हैं और पॉजिटिव वे में हेल्प कर रही हैं बहुत। और जो आपने वुमेन लिबरलाइजेशन वगैरह की बातें होती हैं या सशक्तिकरण एम्पावरमेंट की बातें होती हैं तो वो नेगेटिव नहीं करके आपने कैसे फैमिली को वो सपोर्ट करें। तो शिप्रा जी, आपने सरकार की नीतियों के बारे में, खास करके महिलाओं की नीतियों के बारे में बताया। साथ में मैं ये भी मैंने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, दूसरे इंस्टा हो, सब पे मैंने देखा है कि आपके कार्यक्रमों में महिलाएं बहुत रहती हैं और वो महिलाएं बुनकर होती हैं, कारीगर होती हैं, शिल्पकार होती हैं, आर्टिजन्स होती हैं। और जब मैं उनको देखता हूँ तो उनके चेहरे पे बड़ा संतोष और खुशी का एक दिखता, रिफ्लेक्ट होता है, प्रतिबिंबित होता रहता है कि चेहरे पे एक संतोष का भाव और सेटिस्फैक्शन का भाव, खुशी का भाव, और लगता है कि शायद उनके जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन आया है। तो ये जो चेहरे पे जो भाव दिखता है वो कैसे आया, उसके पीछे क्या कारण है और आप कैसे कर पाती हैं, ये बताएं। सच पूछिए तो PM साहब ने एक सिंपल सा नारा दिया, वोकल फॉर लोकल। तो पहले तो लोगों को लगा वोकल फॉर लोकल का क्या मतलब है। हर प्लेटफॉर्म पे कहते हैं आप लोकल सामान खरीदिए, आप छोटे कारीगर का बनाया सामान खरीदिए। आपने देखा होगा कि पहले हम लोग के गांव में ही सारे काम हो जाया करते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, लोग माइग्रेट करने लगे, उनको अपने काम में पैसा नहीं मिला। माइग्रेट, कोई भी कारीगर अपना काम नहीं छोड़ना चाहता है क्योंकि उसको सुकून उसी में मिलता है। हम कई सारे वीवर्स को जानते हैं गुजरात के जो कहते हैं कि हमारे लिए वीविंग इज़ अ काइंड ऑफ अ मेडिटेशन। अच्छा। और वो आप बिलीव नहीं करेंगे, ना उनके पास खाका होता है ना ड्राइंग होती है, वो अपनी मेमोरी से डिज़ाइन बनाते हैं। कश्मीर में लोग गा के डिज़ाइन बनाते हैं कि लोग हमारी डिज़ाइन चुरा ना पाएँ, तो वो मान लीजिए कारपेट बिनेंगे तो बिनते हुए गाना गाते हैं, उस गाने में डिज़ाइन है। अच्छा। सो दैट्स हाउ दे मेक देयर कारपेट्स। तो बहुत कोई भी अपना काम नहीं छोड़ना चाहता, सब चाहते हैं कि हम अच्छा काम करें, उससे पैसा मिले। पर जब लोगों को पिछली सरकारों में उनके पास काम नहीं था तो वो माइग्रेट कर गए। लेकिन अब जब लोगों को लगा मोदी जी आए हैं, लोकल रूरल इकोनॉमी स्ट्रेंथन हो रही है और उनकी इन सब सारी स्कीम से लोगों को पैसा मिलने लगा, तो लोगों को अपना काम करने में मज़ा भी आने लगा। जब भी हम पैशन से काम करते हैं और हमारे पैशन से हमें पैसा मिलता है तो वो खुशी उन औरतों के चेहरों पे होती है, क्योंकि जिस काम को वो करना चाहती थी अब वो उस काम को कर रही हैं। तो यही कारण था कि जो आर्टिजन और वीवर था वो अपनी ही जगह पर खूब रह के पैसा कमा रहा था। और लोगों को ये भी लग सकता है कि मोदी जी जब PM बने तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं है।
चुनाव के टाइम पे हम लोग भुज गए। भुज में एक गफूर भाई खत्री हैं, तो हम उनके घर गए, तो पद्मश्री हैं वो, उनको भी पद्मश्री मिली 3 साल पहले। तो उनके घर पे पूरा, मैं आपको फ़ोटो भेजूंगी, ढेर सारी पीएम साहब की फ़ोटोग्राफ्स हैं बीइंग सीएम 2001 से। तो मैंने उससे पूछा, इतनी सारी फ़ोटो, कह रहा है पीएम साहब हमारे घर पे भी रुके हैं। वाह। तो मैं कहने लगा कि मुझे तो कोई नहीं जानता था, हमारे यहाँ 8-10 कारीगर थे, रोगन आर्ट करते हैं। रोगन आर्ट में कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कैस्टर ऑयल से कलर बनाते हैं, और एक स्टाइलस होता है, हाथ की गर्मी से वो कलर मेल्ट होता है, जिससे वो डिज़ाइन बनाते हैं। कह रहे उन्होंने मेरी एक पेंटिंग ओबामा को दी, और तब से मैं, वो मेरी पेंटिंग ही ओबामा पेंटिंग हो गई और मैं फेमस हो गया। तो पीएम साहब आज से नहीं, पहले से जाते रहे। ऐसे ही चमन भाई सीजू से मैं मिली, वो कच्छी वीविंग का काम करता है। तो उसने बोला कि मैंने तो पीएम साहब से सीखा, उन्होंने एक टाइम पे नारा दिया था, फार्मिंग टू फॉरेन। तो आई आस्क्ड हिम व्हाट इज़ फार्मिंग टू फॉरेन। तो बोला कच्छ में पानी की कमी होती है, ट्रांसपोर्टेशन ठीक से था नहीं पहले, तो अब मैं कॉटन भी खुद उगाता हूँ, इंडिगो भी खुद उगाता हूँ, खुद ही उसको काटता हूँ, खुद ही वीविंग करता हूँ, खुद ही सामान को भेजता हूँ। तो उनका इंटरेस्ट हमेशा से रहा कि गांव की चीज़ गांव में रहे, गांव का पैसा गांव में रहे, तभी वो बढ़ेगा और लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ भी रहेंगे। तो मेरे ख्याल से पीएम साहब ने गुजरात में इस मॉडल को इम्प्लीमेंट किया। यही कारण था, वो चाहते थे कि हर चीज़ में जन भागीदारी हो जाए, लोगों में एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रॉमिस हो अपने लिए कि हमें पेड़ उगाना है, हमें सफाई रखनी है, हमें पानी को बचाना है, वाटर कंजर्वेशन करना है, हमें अपने क्राफ्ट को बचाना है। तो जब तक उनको पता था कि जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक सरकार की किसी भी स्कीम को सक्सेस नहीं मिल सकती। और मेरे ख्याल से मोदी जी के हर मॉडल में जो पब्लिक पार्टिसिपेशन रही है वही उनकी सक्सेस के कारण बनी है। प्रधानमंत्री जी की सोच तो काफ़ी दूर तक जाती है और जैसा कि आपने बताया वो काफ़ी प्रचलित भी हुआ है, जो उनकी हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम डिप्लोमेसी के नाम से जाना जाता है। G20 में आप देखिए ना, एक दिलशाद हुसैन है पद्मश्री मुरादाबाद का, उसके घर हम गए तो उसके घर में लोटे का अंबार था। तो मैंने कहा यार तुम लोटे पे लोटा ही बनाते जा रहे हो। तो बोला मैडम ये पीएम साहब ने G20 में जर्मन चांसलर को दिया था, जब से जर्मन चांसलर को दिया है जो आता है तो मुझसे कहता मुझे यही लोटा चाहिए। तो दिस इज़ हाउ द बिजनेस हैज़ एलिवेटेड। कुंज बिहारी है बनारस का, वो कहता है कि वो 7-8 हज़ार रुपये कमाता था, अब वो 3-3 4-4 करोड़ का उसके पास परमानेंट ऑर्डर रहता है। एक आर्टिजन है, वो नेशनल अवार्डी है, वो कहता है जयपुर गए थे तो हम केला छिलके के समेत खा गए थे कि बिकॉज आई डिड नॉट हैव मनी टू ईट, पैसा नहीं था इतना कि हम खरीद पाते। अब वो अच्छा उसके पास ऑर्डर मिलता है, उसको काम मिलता है। तो कितनी सारी सक्सेस स्टोरीज जब गांव में होती हैं तो लोग उस काम को करने के लिए इंस्पायर भी होते हैं और ज़्यादा लोग भी जुड़ते हैं। यही पीएम साहब की स्कीम्स और योगी जी की स्कीम्स के साथ हुआ। प्रधानमंत्री जी के इन सब कार्यक्रमों का एक परिणाम तो जरूर आया है कि महिलाएं सशक्त तो हुई हैं, महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत सारे प्रयास भी हुए हैं, लेकिन वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आप हमें कहना चाहेंगी कि जो एक परिवर्तन आया है, जो सोच में परिवर्तन आया है, उनके जीविका में परिवर्तन आया है, और ओवरऑल अगर पूरे लैंडस्केप को आप देखें तो आर्थिक निर्भरता भी उनकी जो अपने काउंटर पार्ट्स मेल के ऊपर था वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, शिक्षा में तो हो ही रहा है। वो कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहला होता है फीमेल के लिए सिक्योरिटी, उसकी सुरक्षा, कि मेरी बहन घर के बाहर जाएगी, मेरी माँ घर के बाहर जाएगी या मेरी वाइफ घर के बाहर जाएगी तो इज शी सेफ? वो रात को 12 बजे आती है तो क्या वो सेफ है? तो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर था कि किसी भी महिला को सुरक्षा प्रदान कराना। दूसरा था टू गिव हर रिस्पेक्ट, कि लोगों के मन में एक ऐसी रिस्पेक्ट हो कि कोई भी महिला है तो वो हमारे लिए कमोडिटी नहीं है, शी इज़ एन इंडिविजुअल हु ओज रिस्पेक्ट, तो लोगों को ना करें, बिल्कुल नहीं, तो उनको वो सम्मान मिला। यही कारण था कि पीएम साहब ने वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए भी वुमेन रिजर्वेशन बढ़ाया, और पॉलिटिक्स में भी वुमेन रिजर्वेशन लेकर आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हर एक फील्ड में जब लेडी होगी तो उसके पास अपने आप एक ऐसा एनवायरनमेंट होगा जहाँ उसकी सेफ्टी इंश्योर्ड होगी, उसकी सिक्योरिटी इंश्योर्ड होगी। एक ये कारण था। दूसरा, स्कीम्स में जो महिला पार्टिसिपेशन बढ़ा, महिलाओं की स्ट्रेंथनिंग जो शुरू हुई, जिसके कारण वुमेन इंडिपेंडेंट होती गई, और हस्बैंड्स भी, जो गांव में लोग सोचते थे अरे फीमेल रहेगी कमाएगी तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा, गांव के लोग की यही मेंटालिटी थी ज़्यादातर कि ज़्यादा कमाएगी तो सर पे चढ़ जाएगी। तो लेकिन वो भी थॉट प्रोसेस धीरे धीरे नलीफाई हुआ, आदमी को लगा नहीं अगर वो कमा रही है तो वो घर में खर्च करिए। आदमी तो तभी बाहर जाके सिगरेट पी लेगा, दारू पी लेगा, पान मसाला खाएगा, बट लेडी डजंट डू दिस। वो थोड़ा भी पैसा कमाती है तो वो अपने घर में जाके खर्च करती है।
तो आदमी को भी ये लगा कि अब ये मेरे लिए बराबर की पार्टनरशिप है और मैं अकेले क्यों खटूँ। तो हम लोग भी हमेशा कहते हैं कि आप सोचो ना, आपका हस्बैंड बाहर काम करता है, कितना आपको सास ताने देती तो आप एक ताने में परेशान हो जाते हो, उसके कितने बॉस होंगे, वो बाहर झगड़ा झंझट करके आता है, फिर औरतें घर में झगड़ने लगती हैं, तो एक आदमी कितना फुलफिल कर सकता है। बट विद द पास ऑफ टाइम लेडीज ऑल्सो थॉट कि दे कैन बी अ हेल्पिंग हैंड टू द हस्बैंड्स ऑल्सो। तो मैंने कहा वही तुम्हारे लिए लिपस्टिक क्यों खरीदे, तुम अपने पैसे से खरीद लो। कई बार तुम मायके में सामान देना चाहती हो, तुम हस्बैंड के पीछे क्यों पड़ो, तुम अपना कमाओ, किसी को देना है तो दो। तो जो आपसी तालमेल था वो विमेन सिक्योरिटी के साथ आया। हस्बैंड भी इंश्योर था कि कोई बात होगा तो गवर्नमेंट ऐसी है कि जो किसी भी क्रिमिनल के खिलाफ पूरा एक्शन लेगी। तो ये सिक्योरिटी ने बहुत बड़ा काम किया। यही कारण था कि इंडस्ट्रीज़ आई, इंडिपेंडेंस हुई, स्कीम्स जितनी भी थी वो जन कल्याणकारी स्कीम्स थी कि जिसमें पीएम साहब ने जैसे कहा कि रोज़गार देने वाले बनो, लेने वाले नहीं। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में हाँ नौकरी ही क्यों करनी, हम अपना काम करेंगे, उसमें इंडिपेंडेंस भी रहेगी और हम पैसा भी कमाएंगे। यही कारण था फीमेल्स की सशक्तिकरण का भी उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में ही मेरे ख्याल से। अब मैं एक और इशू आपके सामने रेज करना चाहता हूँ दर्शकों के लिए कि पुराने ज़माने में और पुरातन हिंदुस्तान में भी हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही शुरुआत शायद हो गई होगी, जब बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम में खास करके महिलाओं का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता था। जब मैं भी छोटा बच्चा था और गांव में हम लोग जाते थे तो कई लोग जो सब्जियां लेकर के, फल लेकर के, मिठाइयाँ लेके घर में आते थे आंगन में, और महिलाएं धान वगैरह लेके जाती थी, धान दे देती थी, उसके बदले में वो ले लेती थी। तो वो एक सिस्टम था जिसमें कहीं ना कहीं महिलाओं की भी भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और जो इकोनॉमी थी वो गाँव तक सीमित थी। जब ये करेंसी सिस्टम आया अंग्रेज के आने के बाद तो सारी चीज़ें बदल गई। अभी भी ट्राइबल एरियाज़ में शायद कई जगहों पे मैंने देखा है कि वो मार्केट इकोनॉमी से अभी तक इतने जुड़ नहीं पाए हैं। तो क्या जो ये आर्टिजन्स हैं, जो क्राफ्ट्समैन हैं, जो उनको अभी आपके इसमें कोई है कि उनको जोड़ा जाए? बिल्कुल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि यही क्राफ्ट्समैन जो बाहर चले गए थे, सिर्फ सरकार की स्कीम्स के कारण, उनकी नीतियों के कारण वो अपने गाँव में वापस आए। बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ, कोई कहता है मैं बॉम्बे में ठेला लगाने लगा था पाव भाजी का, कोई कहता है मैं बाहर कुछ और काम करने लगा था, क्योंकि उसको अपनी आर्ट से उतना पैसा ही नहीं मिलता था। पर जब वो अपने गांव वापस आया, अपनी नेटिव प्लेस पे वापस आया, तो उसने लोगों को जोड़ना भी शुरू किया। ऐसे एक पीएम साहब का आदर्श ग्राम है पूरे गाँव, तीसरा आदर्श ग्राम है बनारस में। तो उसमें प्यारेलाल मौर्य है, वो जब वो पहले लुधियाना काम करता था, चला गया था लुधियाना, वहाँ पे उसने काम किया। फिर वो लेकिन जब ये हुआ तो वो वापस आया तो अब उसके पास एक प्रॉब्लम ये थी कि महिलाओं को कैसे कनेक्ट करे। तो उसने अपनी वाइफ को वीविंग का काम सिखाया। वाइफ ने वहाँ पे आसपास की 200 महिलाओं को जोड़ा। तो अब आप ऐसा समझिए ना कि वो आदमी जब वापस आया तो उसने क्या किया, उसने पूरे गांव की महिलाओं के लिए लगभग महीने के 10,000 प्रति माह की व्यवस्था कर दी। उतना उसे काम देने लगा, उसका सामान बिकने लगा। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस व्हेन समबडी कम्स बैक टू देयर ओन नेटिव प्लेसेस और वो अपना पुराना काम करते हैं। तो आसपास के कितने लोग स्ट्रेंथन होते हैं, कैसे रूरल इकोनॉमी स्ट्रेंथन होती है, ये उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और ये तो मैं एक विलेज का बता रही हूँ, ये कमोबेश यूपी में मैं रहती हूँ, तो मैं डंके की चोट पे कह सकती हूँ कि कमोबेश सभी ज़िलों का भी यही हाल है। पीपल हैव कम बैक टू देयर विलेजेस। और कोविड के बाद तो योगी जी ने स्किल मैपिंग करी कि कौन किस स्किल का है, और उनकी स्किल के हिसाब से भी लोगों को काम दिया। तब तो लोगों को लगने लगा कि जब हम अपने घर में रह के काम कर सकते हैं, हम अपने परिवार में रह के काम कर सकते हैं और उतना पैसा कमाते हैं, मान लीजिए 2 रुपये कम भी कमाते हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है बॉम्बे और दिल्ली जाके धक्के खाने की। तो अब लोग पसंद करते हैं और लोग रहने भी लगे। ये बहुत सारी समस्याएं जो शहर की भी, जो शहरीकरण की समस्या हो रही है, उसको भी दूर करेगा। बिल्कुल। और कहते हैं खेत का पानी खेत में, ऐसे ही किसान गांव में रहे, कारीगर गांव में रहे, तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। अब जैसे सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल होता है, जो हमारा ODOP प्रोडक्ट भी है। काला नमक चावल कहते हैं काला नमक क्योंकि उसकी धान की जो कवरिंग होती है वो काली होती है, पर उसमें पानी ज़्यादा लगता है, उसमें समय 1 महीना ज़्यादा लगता है, तो लोग उसको थोड़ा कम उगाते थे। लेकिन वो चावल खाने में मीठा है, इट इज़ लो इन शुगर, हाई इन कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो उसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जो पहले लोग नहीं उगाते थे और कुछ और उगाने लगते थे, गवर्नमेंट ने उसको प्रमोट किया। अब आप सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल खरीदने जाएंगे तो आपको चावल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सब चला जाता है, पहले ही बिक जाता है, तो लोग बोने से पहले ही खरीद लेते हैं उसे। वाह। और उसकी प्रॉपर्टीज़ के कारण। तो जब हम किसी भी लोकल चीज़ को, और इंडिया तो ऐसा है, कोई अमेरिका तो है नहीं कि यहाँ पे ऐसा कोई दिक्कत है, हर जगह कुछ ना कुछ लोकल काम होता ही होता है। तो जब लोकल, हमारी ज़्यादा जनता तो गांव में ही रहती है,
मेजर पोर्शन। जी। तो जब कोई गांव में ही रहेगा तो रूरल इकोनॉमी स्ट्रेंथन होगी, तो अपने जो आप। पीएम साहब कहते हैं विकसित भारत बनेगा 2047 में, तो उसके लिए यही एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो आई एम श्योर कि इट विल बी अ डेवलप्ड कंट्री जस्ट लाइक यूएस और रशिया। शिप्रा जी, अब मैं आता हूँ आपके आपने UPIDR यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एंड रिसर्च के चेयरपर्सन के रूप में जो उदाहरण आपने पेश किया वो बहुत ही बेमिसाल है। जब आपने ज्वाइन किया था तो उस समय जो उसकी स्थिति थी 2003 में, यद्यपि वो बना था, लेकिन 2003 से लेकर 17 तक उसकी जो हालत थी वो सभी जानते हैं। और 2017 के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो उसको पहले कोई नहीं जानता था, अब मैं मध्य प्रदेश में हूँ तो या दूसरे राज्य में हूँ तो मैं भी जानता हूँ कि UPIDR क्या काम कर रही है, और सभी जगह लोग जानते हैं। तो आपने जो ये बुनकरों, कारीगरों को न केवल उनकी सशक्तिकरण किया, उनको आपने ट्रेनिंग दी, उनको शिक्षा दी, उनको जोड़ा, मार्केट से जोड़ा, और सबसे ज़्यादा तो आपने उनको इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ा। आपने कई ऐसे कार्यक्रम कराए जो बाहर के भी लोग जुड़े। ये जो सेतु का और जो आपने एक ब्रिज का, कड़ी का काम किया कि एक लोकल फॉर वोकल को आपने वहीं से नहीं इंटरनेशनल लेवल पे ले गई, ये कैसे हो जो पाया? आपने कहा ना बहुत सारी हैट्स पहनी, तो जब हम पढ़ते हैं तो वही एक्सपीरियंस काम आता है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक हम एक्सपोर्ट सेक्टर में रहे तो हम वैल्यू एडेड गारमेंट्स बनाते थे, मतलब जिसमें आरी जरदोजी का काम, स्टोन्स का, बीड्स का काम जो हम बरेली से कराया करते थे। तो बाय चांस यही कारण था कि क्योंकि मेरा निफ्ट का भी बैकग्राउंड था और एक्सपोर्ट का एक लंबा अनुभव था, तो ये कह के दिया गया था कि ये कुछ भी नहीं है बहुत दिन से लोग बजट आता है खा जाते हैं, बट तुम्हें इसमें कुछ करना है। हम भी जब ऑफिस में गए तो मुझे भी तारे दिख गए एकदम कि मैंने कहा इस ऑफिस में बैठेंगे भी कैसे और काम क्या करेंगे, काम तो कुछ था ही नहीं। फिर लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने, तब मुझे समझ में आया कि ठीक है हम लोग इसमें आर्टिजनल विमेन को जोड़ सकते हैं, क्योंकि मुझे पता था कि जो हम लोग काम कराते हैं वो ज़्यादातर औरतें ही करती हैं। तो वहीं से हम लोग के दिमाग में आया कि हम लोग कारीगरों के बीच में काम करेंगे, जो ट्रेनिंग पार्ट है उससे शुरू करेंगे। और अभी हमें क्योंकि डिग्री या डिप्लोमा वैसे इसका मैंडेट था देने का, तो वो सब तो कुछ था ही नहीं। तो समय के साथ हम लोगों ने ICT की अप्रूवल कराई, डिप्लोमा, डिग्री कोर्सेज शुरू किए। आज 300 बच्चे हैं, लेकिन उससे बड़ा एडवांटेज पढ़ने और पढ़ाने के अलावा मुझे लगता है कि वो था कि जिसमें हम लोगों ने करीब 2.5 लाख औरतों को अपने आप से जोड़ा। आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट एडवांटेज। और यही कारण था कि PM साहब 2020 में 16 फरवरी को हम लोग एक प्रोग्राम में आए जिसमें उन्होंने 10,000 आर्टिजन और वीवर्स को एड्रेस किया। और वो तो समय ऐसा था जब CA का शाहीन बाग वाला मसला चल रहा था, और हमारे प्रोग्राम में 80% मुस्लिम्स थे। तो सब लोग बहुत सशंकित थे कि कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, बट artisans were committed, weavers were committed, and everybody was happy to see PM addressing them. तो इनको जोड़ना आसान नहीं था, लेकिन हम लोग की लगातार मेहनत, उनके साथ एक कंसिस्टेंट सपोर्ट, कोविड में लगातार राशन पहुंचाना, उनके कांटेक्ट में रहना, उनका विश्वास जीतना। तो आज उनका विश्वास जीत लिया है तो अब कम से कम वो हम सब के लिए खड़े हो जाते हैं। और कई सारे लोग तो ऐसे जो हमको कह के वोट देते हैं कि दीदी आज हम भाजपा को वोट देकर आए हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं केवल आपसे एक फाइनली जानना चाहूँगा, जो प्रधानमंत्री महोदय का आत्मनिर्भर भारत का जो उन्होंने नारा दिया है उसके ऊपर सभी काम कर रहे हैं, तो उस दिशा में काम करने के लिए जब देश बिल्कुल सेल्फ रिलायंट हो और हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात कर रहे हैं, तो उस विजन के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं, भविष्य की क्या योजनाएं हैं, क्या करना चाहती हैं, और आप लोगों को भी क्या संदेश देना चाहती हैं? हम लोग हमेशा से कहते हैं कि women are the 50% of the total population of India. We are almost 50-50. तो जब आदमी कमाते हैं, when they start earning, तो जो डेवलप्ड कंट्री का सेट PM साहब को अच्छी तरह पता है कि जब महिलाएं कमाएंगी तभी एक भारत श्रेष्ठ भारत हो पाएगा, तभी आत्मनिर्भर भारत हो पाएगा। So when 100% of the people will start earning, तो वो रास्ता भी धीरे धीरे कम होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं का पार्टिसिपेशन ऐसी चीज़ों में जहाँ कभी आदमी नहीं हुए। आप देखें ना, पहले फाइटर पायलट्स में लेडीज़ नहीं होती थी, आर्म फोर्सेस में कई सारी ऐसी ब्रीचेस थी, आप तो रहे हैं, तो विमेन पार्टिसिपेशन कम था, महिलाओं को लोग ज़िले कम दिया करते थे। बहुत जगह हमने देखा ये डिस्पैरिटी देखी, या फील्ड पोस्टिंग नहीं मिलेगी, या पॉलिटिक्स में कई बार लोग लेडीज़ को भेजना ही नहीं चाहते। आज भी कई लोग कहते हैं नहीं ये मेन डोमिनेटेड एरिया है और पता नहीं कितनी सेफ्टी होगी। तो PM साहब ने उसमें रिजर्वेशन लिया कि 33% वीमेन आर गोइंग टू कंटेस्ट फॉर इलेक्शंस। तो जब हम खुद ही अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे, जब हम खुद ही स्ट्रेंथेंड होंगे, तो आई थिंक जो रास्ता बहुत जल्दी तय हो जाएगा। शायद क्या पता 2047 से पहले ही हम विकसित भारत की श्रेणी में आ जाएं। आपने बिल्कुल सही कहा। जब 50% की आबादी को अगर आप पीछे रहते हैं तो कोई भी समाज, देश आगे नहीं बढ़ सकता।
और जो अभी सारी स्कीम्स आई हैं, जो उनकी भागीदारी बढ़ती जा रही है, तो हम लोग सब श्योर हैं कि आगे चल के जब उनकी पूरी भागीदारी होगी, राजनीति में भी भागीदारी होगी और बाकी सभी क्षेत्रों में जैसे बढ़ती जा रही है वो बढ़ेगी, तो यह देश सर्वश्रेष्ठ देश होगा ही। और ख़ास करके अगर आप जैसी महिला ना केवल राजनीति में बल्कि सभी क्षेत्र में रहेंगी तो एक आप उदाहरण बतौर भी सबके लिए रहती हैं। तो आज का जो हमारा ये पॉडकास्ट है वो उन सभी महिलाओं के लिए है जो कई बार सोचती हैं कि राजनीति में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो उनके आप सबने सुना होगा और मैं समझता हूँ कि बहुत लोगों को इससे इंस्पिरेशन मिलेगा। तो मंजिलों पे पहुंचने से पहले मुझे रोकोगे कैसे, मेरा तो हौसला बन गया है ध्रुव तारा। वाह, क्या आपको यहाँ बात। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।